नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कार्यकाल विधेयक 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया। पिछले 2 महीनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गईं। आरबीआई ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने देश में महापत्तनों की कार्यप्रणाली शीर्षक से रिपोर्ट पेश की। और चर्चा होगी ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट पर। उपभोक्ता मामले विभाग ने स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कार्यकाल विधेयक 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया। इस विधेयक के उपबंधों में निरसन नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 को निरस्त करेगा और नियुक्ति के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। चयन समिति में शामिल होंगे प्रधानमंत्री अध्यक्ष के तौर पर, लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा एक नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए सर्च कमेटी बनाई जाएगी और ये सर्च कमेटी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। ये कमेटी चयन समिति द्वारा नामों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की योग्यता के बारे में इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार में सचिव रैंक के बराबर के पद पर आसीन व्यक्ति या पद धारण कर चुके व्यक्ति ही इस पद के लिए योग्य होंगे। वेतन और भत्तों के बारे में विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि ये कैबिनेट सचिव के समान होंगे। कार्यकाल पद धारण करने की तारीख से 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो तब तक होगा और वे फिर से नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। कार्य संचालन की बात करें तो निर्वाचन आयोग में कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। हालांकि चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। चुनाव आयुक्त और उनसे संबंधित वर्तमान प्रक्रिया में ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। वर्तमान नियम के अनुसार केंद्रीय कानून मंत्री उपयुक्त उम्मीदवारों की एक सूची प्रधानमंत्री के पास विचार के लिए भेजता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता है तब तक सीईसी एवं ईसी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति एक समिति की सलाह पर करेगा। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। पिछले 2 महीनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक यदि किसी स्थान पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है तो इसे बादल फटना या फिर मेघ प्रस्फुटन कहा जाता है। ये स्थानीय प्रकृति की किंतु तीव्र वर्षा वाली परिघटना है। आमतौर पर ये लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में घटित होती है। बादल फटने की घटना में कपासी वर्षी मेघ की मुख्य भूमिका होती है। ये भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ का कारण बनता है। इससे जनजीवन और संपत्ति की हानि होती है। मेघ प्रस्फुटन की ज्यादातर घटनाएं हिमालय, पश्चिमी घाट और भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में होती हैं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में भी बादल फटने की घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन भौगोलिक विशेषता के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में इसके घटित होने की संभावना ज्यादा होती है। बादल फटने की घटना के पीछे का विज्ञान ये है कि बादल फटने की घटना वायु के पर्वतों के साथ साथ ऊपर उठने के कारण होती है। ये तब होती है जब वायु राशि पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरते हुए कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर आगे बढ़ती है। इस दौरान बादल हल्की वर्षा करने में विफल रहते हैं। इससे बादल अधिक संघनित हो जाते हैं क्योंकि नई बूंदें बनती रहती हैं और ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप ड्राफ्ट के कारण पुरानी बूंदें पीछे धकेल दी जाती हैं। बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। स्पेस और टाइम में बहुत छोटे क्षेत्र तथा
तथा बहुत कम समय में घटित होने के कारण बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। बादल फटने की घटना की निगरानी के लिए मेघ प्रस्फुटन प्रवण क्षेत्रों में रडार के सघन नेटवर्क स्थापित करने की जरूरत है। आरबीआई ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। यूपीआई कई बैंक खातों को एक एकल मोबाइल एप्लीकेशन में समाहित करता है तथा कुछ नियत बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया है। यूपीआई के जरिए व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी दोनों तरह के भुगतान किए जा सकते हैं। ये धन के त्वरित अंतरण, बिल शेयरिंग फैसिलिटी आदि की सुविधा प्रदान करता है। इसके नए फीचर्स ये हैं कि संवाद युक्त भुगतान होता है। एक तो ये यूजर्स को सुरक्षित लेन देन शुरू करने और पूरा करने के लिए एआई संचालित सिस्टम्स जैसे कि एआई वॉइस बॉट के साथ संवाद में शामिल होने में सक्षम बनाता है। कम मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए प्रति लेन देन सीमा 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करके यूपीआई लाइट के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑफलाइन लेन देन के लिए यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करके नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक भी पेश की गई है। यूपीआई लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट सेवा है। ये रियल टाइम में प्रेषक बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम का उपयोग किए बिना कम मूल्य वाले लेन देन को सक्षम बनाती है। अगला टॉपिक है परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने देश में महापत्तनों की कार्यप्रणाली शीर्षक से रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कई बिंदु रेखांकित किए गए हैं, जैसे कि पिछले 5 वर्षों में किए गए कुल निवेश का मात्र 8% हिस्सा ही सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड से प्राप्त हुआ है। देश के बड़े बंदरगाहों की कुल क्षमता का औसतन 49% ही उपयोग किया जा रहा है। कुछ बड़े बंदरगाहों का संचालन इस औसत से भी कम क्षमता पर किया जा रहा है। वर्तमान में बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए देश के भीतरी इलाकों को बंदरगाह से जोड़ने वाले सड़क और रेल संपर्क अपर्याप्त हैं। ये भी बंदरगाहों की क्षमता का कम उपयोग किए जाने का एक प्रमुख कारण है। भारतीय बंदरगाहों, विशेष रूप से पूर्वी तट और दक्षिणी तट के बंदरगाहों पर डीप ड्राफ्ट की कमी है। डीप ड्राफ्ट का मतलब है बड़े जहाजों के आने के लिए बंदरगाहों पर जल की अधिक गहराई का होना। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि लक्ष्य निर्धारित करके बड़े बंदरगाहों की क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, टर्न अराउंड समय को कम किया जाना चाहिए, जहाज के बंदरगाह पर आने तथा वापस चले जाने के बीच के समय को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। केवल जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण ने कंटेनर्स के लिए विश्व स्तरीय 24 घंटे का टर्न अराउंड समय हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत लॉजिस्टिक्स कौशल से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने चाहिए। उत्पादकता में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बंदरगाहों पर डुअल साइकिल क्रेन और ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स का उपयोग शुरू किया जा सकता है। डिजिटलीकरण और स्वचालन कार्यक्रम यानी ऑटोमेशन कार्यक्रम को बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। बड़े बंदरगाहों पर लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल को लागू करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत के 12 बड़े बंदरगाह हैं, जिनका प्रशासनिक नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के पास है। बड़े बंदरगाह संघ सूची का विषय हैं और इनमें शामिल हैं दीनदयाल बंदरगाह, जिसे पहले कांडला के नाम से जाना जाता था। दूसरा है मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसे शेवा नवी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मोरमुगांव बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कोचीन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, कामराजार बंदरगाह एन्नोर या फिर चेन्नई और वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह ये तूतीकोरिन में है। तो इस तरीके से ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं। और आइए बात करते हैं भारत में शिक्षा की। ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन और संबोधि प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल के तहत डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के तहत आकांक्षाओं की अगर हम बात करें तो ग्रामीण भारत में 78% माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को स्नातक और उससे आगे तक की पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। वहीं स्कूल ड्रॉप आउट की अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्कूली शिक्षा के दौरान 35% लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं और लड़कों के मामले में ये संख्या 25% है। वहीं ड्रॉप आउट का कारण है उच्चतर कक्षाओं वाले स्कूलों का घर के नजदीक नहीं होना, स्कूली शिक्षा का खर्च वहन करने में क्षमता की कमी, लड़कियों के लिए घर के कामों में व्यस्त रहना और घर पर भाई बहनों की देखभाल करने के लिए उनको अक्सर पढ़ाई से ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है। वहीं लड़कों के लिए ये परिवार की आय संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसीलिए उनको काम पर लगा दिया जाता है और इस वजह से उनकी पढ़ने में अरुचि हो जाती है। साथ ही स्मार्टफोन तक पहुंच न होना, कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की स्मार्टफोन तक अधिक पहुंच है
और इसकी तुलना में कक्षा 1 से लेकर 3 तक के छात्रों की कम पहुंच है। इसके लिए रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि स्कूलों में सामुदायिक स्वामित्व और समुदाय या अभिभावक सहभागिता के जरिए स्कूली शिक्षा में मौजूदा विश्वास की कमी को दूर किया जा सकता है। ग्रामीण भारत में शिक्षा के लिए कई सरकारी पहलें हैं, जैसे कि समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और पीएम पोषण योजना। और आइए अब समझते हैं स्वास्थ्य व कल्याण से जुड़े विषयों के बारे में। उपभोक्ता मामले विभाग ने स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों, निराधार दावों से निपटना और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ये दिशा निर्देश भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम के दिशा निर्देश 2022 का विस्तार है। इसमें यह कहा गया है कि प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणित चिकित्सकों और स्वास्थ्य एवं फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय या प्रचार करते समय ये बताना होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य या फिटनेस विशेषज्ञ तथा चिकित्सा व्यवसायी हैं। इसके लिए एडवाइजरी नोट भी जारी किया गया है। इसके तहत सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स अगर स्वयं को प्रमाणित स्वास्थ्य या फिटनेस विशेषज्ञ और चिकित्सक बताते हैं तो उन्हें स्पष्ट डिस्क्लेमर देना होगा, यानी स्वीकरण देना होगा। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि दर्शक ये समझें कि उनकी पुष्टि को पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। और ये डिस्क्लेमर तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब खाद्य पदार्थों और न्यूट्रास्यूटिकल्स से प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभों, बीमारी की रोकथाम, उपचार या इलाज, रिकवरी पद्धतियों या प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना आदि जैसे विषयों पर दावा किया जाए। उचित और जागरूक होकर प्रचार करने के लिए सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स को बिना ठोस तथ्यों के विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी दावे करने से बचना चाहिए। इसके तहत पेशेवर सलाह देने के लिए भी दिशा निर्देश हैं, जैसे कि दर्शकों को चिकित्सकीय सलाह आदि लेने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही इन दिशा निर्देशों में कुछ छूट भी दी गई है, जैसे कि सामान्य कल्याण और स्वास्थ्य सलाह, जैसे पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें, नियमित रूप से व्यायाम करें, बैठने का समय और स्क्रीन समय कम करें आदि जो विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं से जुड़े नहीं हैं, उन्हें इन नियमों से छूट दी गई है। इनके प्रवर्तन के लिए ये कहा गया है कि इन दिशा निर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन का कार्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत DOCA को सौंपा गया है। उल्लंघन के मामले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संबंध में स्वास्थ्य और कल्याण समर्थन में नैतिक मुद्दे हैं। दरअसल ये दिशा निर्देश चुनने के अधिकार और हानिकारक उत्पादों तथा सेवाओं से सुरक्षित रहने के अधिकार का उल्लंघन करता है। सूचना संबंधी विषमताएं स्वास्थ्य उत्पादों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की दर्शकों की क्षमताओं को सीमित करती है। इसके तहत भ्रामक विपणन वो है जब सूचित किए बिना विज्ञापन किया जाता है कि ये विज्ञापन है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश किया गया। ये विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करने का उपबंध करता है। इस विधेयक के प्रावधानों में ये कहा गया है कि डाकघर को डाक टिकट जारी करने का अनन्य विशेषाधिकार होगा। केंद्र सरकार के पास किसी भी देश के साथ की गई व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने की शक्ति होगी। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी वस्तु के अवरोधन या हिरासत में लेने का अधिकार दे सकती है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जो ये दर्शाती है कि वर्तमान सरकार अब जिम्मेदारी वाले पदों पर रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान लाया गया था। सदन में इसे पेश करने के लिए कोई पूर्व कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है, पर यदि ये पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। संविधान में इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसे तब स्वीकार किया जा सकता है जब सदन में न्यूनतम 50 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया हो। मौद्रिक नीति समिति। हालिया MPC बैठक में लिए गए मुख्य फैसले में ये कहा गया है कि रेपो रेट लगातार तीसरी बार 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला किया है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए वास्तविक GDP में वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। मौजूदा नकद आरक्षित अनुपात 4.5% पर अपरिवर्तित रहेगा। मौद्रिक नीति समिति के मुताबिक बाजार में मौजूद तरलता को नियंत्रित करने के लिए जमाओं में वृद्धि पर 10% का वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात लागू किया गया है।
एमपीसी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 संशोधन के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। एमपीसी एक 6 सदस्यीय निकाय है। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस समिति में निर्णय मतदान के आधार पर लिया जाता है। अपस्फीति, डिफ्लेशन। कोविड के बाद की रिकवरी कमजोर होने से चीन अपस्फीति की चपेट में आ गया है। डिफ्लेशन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एक सामान्य गिरावट है। ये सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति में संकुचन से जुड़ा होता है। अगला टॉपिक है मालाबार अभ्यास। ये 4 हिंद प्रशांत साझेदार देशों के बीच होने वाला एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला टॉपिक है सामुदायिक रिजर्व। ये उन क्षेत्रों से जुड़ा है जो आमतौर पर बफर जोन या फिर अन्य संरक्षित क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि। इन्हें पहली बार वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में पेश किया गया था। राज्य सरकार किसी भी सामुदायिक भूमि या निजी भूमि को सामुदायिक रिजर्व के रूप में नामित कर सकती है यदि उस समुदाय के सदस्य या शामिल व्यक्ति सहमत हों। राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का शासी प्राधिकारी बन जाता है। किसी वन को सामुदायिक रिजर्व बना दिए जाने के बाद लोग वहां शिकार नहीं कर सकते और न ही वे इसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए कर सकते हैं। हाथी पांव रोग या फिर लसिका फाइलेरिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2027 तक लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। लसिका फाइलेरिया एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। इसे सामान्य तौर पर हाथी पांव रोग या एलिफेंटिएसिस के नाम से जाना जाता है। ये रोग फाइलेरियोडिडिया कुल के नेमाटोड यानी गोल कृमि नामक परजीवी के कारण होता है। ये मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये मानव शरीर की लसिका यानी लिम्फेटिक प्रणाली को खराब कर देता है और शरीर के अंगों की असामान्य वृद्धि, जिसे लिम्फेडेमा या एलिफेंटिएसिस कहते हैं, इसका कारण बनता है। हेला कोशिकाएं। हेला कोशिकाएं 1953 में सफलतापूर्वक क्लोन की जाने वाली पहली मानव कोशिकाएं थी। ये कोशिकाएं कभी भी जीर्णता के स्तर तक नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि म्यूटेशन के कारण इस कोशिका ने विभाजित होते रहने की क्षमता हासिल कर ली है। सामान्य तौर पर मानव कोशिका संवर्धन के तहत जीर्णता नामक प्रक्रिया के माध्यम से एक निर्धारित संख्या में कोशिका विभाजन के बाद कुछ दिनों के भीतर मर जाती है। हेला कोशिकाओं का महत्व इसलिए भी है क्योंकि विकिरण के प्रभाव का परीक्षण करने में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जीन मैपिंग और मानव रोगों के अध्ययन में भी इसका उपयोग होता है। कोशिका संवर्धन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाओं को प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में पेट्री डिश में विकसित किया जाता है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। इक्वाडोर, इसकी राजधानी है क्विटो। इस देश में एक राजनीतिक नेता की हत्या के कारण आपातकाल लगाया गया है। इक्वाडोर उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका का देश है। इसकी सीमा उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है। इसमें प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह गैलापागोस आइलैंड स्थित है। इक्वाडोर मुख्य भूमि को 3 मुख्य भौतिक क्षेत्रों में विभाजित करता है। कोस्टा, जिसे तटीय क्षेत्र कहा जाता है, सिएरा जो कि उच्च भूमि क्षेत्र है, और ओरिएंटे जो कि पूर्वी क्षेत्र है। अमेजन बेसिन का कुछ भाग इस देश के अंतर्गत आता है और ये देश भूमध्य रेखा पर स्थित है। इक्वाडोर में नदियां हैं गुयास और नेपो, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है चिम्बराजो जो कि एंडीज पर्वतमाला का भाग है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।